जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको बिहार बोर्ड 2022 में जो आपको एग्जाम हुए थे, बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, उसका जो हिस्ट्री का पेपर था उसका हम लोग क्या कहते हैं कि 2 क्लास पहले भी किए थे। आज जो है उसका यह तीसरा क्लास है। तो इस क्लास में आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको 41 नंबर प्रश्न से शुरू करते हुए जहां तक हो सके वहां तक के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है। पहले आप इसे समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि चौरी चौरा खंड जो है किस वर्ष हुआ था। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1919। उसके बाद कह रहा है आपको 1920, 1921 और 1922। तो सबसे पहले इसका सही आंसर जान लीजिए। चौरी चौरा खंड जो हुआ था वो आपको कब हुआ था जानते हैं? 1922 में। अगर डेट के साथ पूछा जाएगा साथियों तो बोलेंगे 5 फरवरी 1922 को। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये जो आप देख रहे हैं चौरी चौरा कांड, ये कब हुआ था। अब क्या कहोगे जानते हैं? 5 फरवरी 1922 को। और यह कहाँ हुआ था यह जान लीजिए। तो साथियों, यह आपको गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। गोरखपुर कहने का मतलब हुआ कि आपको उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आप चौरी चौरा कांड, इसी कांड के बाद क्या हुआ था कि आपको असहयोग आंदोलन को जो होता है वो आपको वापस जो होता है ले लिया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं चौरी चौरा कांड, इसका जो संबंध है ना वो आपको असहयोग आंदोलन से। किससे है? असहयोग आंदोलन से। मतलब क्या हुआ समझिए, ये चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो क्या कहेंगे जानते हैं? असहयोग आंदोलन को। किसको ले लिया जाता है? असहयोग आंदोलन को। और यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू होता है। 1922 तक जो होता है वो आपको चलता है, ठीक है ना। और चौरी चौरा कांड के बाद 11 फरवरी 1922 को इसे क्या कर लिया जाता है कि आपको वापस ले लिया जाता है। तो देखिए, इसमें और भी ऑप्शन है। क्या है? और भी ऑप्शन है। जैसे देखिए 1919। तो 1919 में क्या हुआ था तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ, ये जो आपको इंडिया एक्ट है, क्या है? इंडिया एक्ट, वो आपको क्या हुआ था कि आपको भारत आया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो ये जो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके तहत साथियों प्रांतों में जो था वो क्या हुआ था कि आपको द्वैध शासन लागू हुआ था। क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है ना। ऐसे भी चीज आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे कि प्रांतों में जो है आपको द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगा था। तो क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। उसके बाद 1920। तो याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन जो होती है वो आपको क्या होती है? शुरू होती है। क्या होती है? शुरू होती है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो क्या कहेंगे जानते हैं? 1920 में। डेट के साथ पूछा जाएगा साथियों तो आपको 1 अगस्त 1920 को। फिर यहाँ से 1921 में। तो 1921 में क्या हुआ था तो देखिए, तो ये जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसे क्या किया गया था कि आपको लागू किया गया था। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको लागू कब होती है तो क्या कहेंगे जानते हैं? 1921 में। यानी कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसे कब लागू किया जाता है? 1921 में। कितना में? 1921 में। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। देखिए, कह रहा है कि चौरी चौरा खंड जो है किस वर्ष हुआ। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1919। उसके बाद कह रहा है 1920, 1921, 1922। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चौरी चौरा खंड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो उम्मीद है सारे लोगों को ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इस प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके साथियों बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, शेर ए पंजाब क्या है तब, या आपको पंजाब केसरी क्या है तब। क्या क्या है? पंजाब केसरी क्या है तब, इस नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों वो आपको लाला लाजपत राय हो जाएंगे। तो देखिए, तो इसमें और भी कई सारे ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं। जैसे देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल। तो याद रखिएगा ये तीनों लोग जो है ना वो आपको गरम दल के प्रमुख नेता थे। क्या थे? गरम दल के प्रमुख नेता था। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि गरम दल के प्रमुख नेता का नाम लिखे, तब क्या कहोगे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इसके अलावा आपको बिपिन चंद्रपाल। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये आपको महात्मा गांधी के क्या थे कि आपको राजनीति गुरु थे। क्या थे? महात्मा गांधी के क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको राजनीतिक गुरु। कैसे गुरु कहेंगे?
नीति गुरु। तो साथियों इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना था। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इधर बाल गंगाधर तिलक को जो देख रहे हैं, इन्हें हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य के नाम से। तो देखिए, तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपको कौन जानते हैं? बी, यानी कि लाला लाजपत राय। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? तो देखिए, आपके एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इसे क्या करेंगे कि आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? और इसमें हम सारे ऑप्शन का एनालिसिस इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या जो है वो आपको ना हो। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, सुनिए अगला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन जो है वो आपको भारत कब आया था? देखिए, सबसे पहले साइमन को थोड़ा सा सुधार लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना? साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन कह रहा है कि भारत कब आया था? 1925, 1928, 1932, 1900 क्या कह रहा है कि आपको 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइमन कमीशन जो भारत आती है ना वो आपको 1928 में। तो देखिए, तो साइमन कमीशन से कुछ बात को आप जान लीजिए, क्या कीजिए? जान लीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं साइमन कमीशन, ठीक है ना? तो ये साइमन कमीशन की जो नियुक्ति होती है वो कब होती है, पहले यह जान लीजिए। तो देखिए, साइमन कमीशन के साथियों जो नियुक्ति होती है ना 1927 में। कितना में होती है? 1927 में। याद रखिएगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, तो क्या कहेंगे? 1927 में। और साइमन कमीशन जो भारत आया था, क्या आया था? भारत आया था, वो कब आया था जानते हैं? तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जो होता है साइमन कमीशन जो होता है वो आपको भारत आता है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था, क्या था? उद्देश्य था वो क्या था? तो देखिए, तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो आपको 1919 में क्या हुआ था कि आपको एक बना था, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि आपको भारत में जो संवैधानिक विकास की जांच है वो 10 वर्ष बाद जो होगी वो आपको की जाएगी, ठीक है ना? इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जांच के लिए क्या होता है कि आपको साइमन कमीशन जो होते हैं वो आपको 3 फरवरी 1928 को आती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे 1919 के, ठीक है ना? ये जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट, क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसी की समीक्षा के लिए क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की क्या की समीक्षा हेतु आपको साइमन कमीशन जो होता है वो आपको भारत आता है। क्या होता है? भारत आता है। तो फिर यहाँ से एक बात पूछी जाएगी कि बताइए कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, तो साइमन कमीशन में साथियों सदस्य की जो संख्या होती है ना वो आपको 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। याद रखिएगा कि साइमन कमीशन में जो सदस्यों की संख्या होती है कितनी होती है? वो आपको 7 होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं क्या होते हैं? अध्यक्ष। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा तो आपको सर जॉन साइमन कौन होते हैं? सर जॉन साइमन इसके क्या होते हैं कि आपको अध्यक्ष होते हैं। और इस साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दिया था, क्या दिया था? रिपोर्ट, वो कब दिया था ये जान लीजिए। तो देखिए, तो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है 1930 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1930 ईस्वी में। तो आपके एग्जाम में यहाँ से साइमन कमीशन से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे जरा सा देख लीजिए। सबसे पहला तो यही आएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए, तो साइमन कमीशन भारत आती है कब जानते हैं? 1928 में। डेट के साथ पूछा जाएगा, फरवरी 1928 को। लेकिन इस कमीशन की नियुक्ति कब होती है? तो क्या कहेंगे? 1927 में। और इसका उद्देश्य होता है 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसकी समीक्षा करना। क्या करना? समीक्षा करना। और इसी उद्देश्य से साइमन कमीशन आपको भारत आता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सर जॉन साइमन। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 7। और सभी के सभी सदस्य जो होते हैं वो आपको कौन होते हैं जानते हैं? कि आपको अंग्रेज होते हैं। इसीलिए भारतीयों ने इसका क्या किया था जानते हैं? कि आपको विरोध किया था। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये जो आपको 43 नंबर प्रश्न है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको भी हो जाएगा। देखिए, सबके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग दिया होगा, ठीक है ना? मतलब कि नंबरिंग उसका अलग दिया होगा। क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा उसे देख लेंगे, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से, देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से क्या है कि आपको शुरू हुआ? यही आपका प्रश्न है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ से एक बात आती है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये आपको कब तक चला था? तो देखिए, यह 1930 में शुरू होता है और
31 तक चलता है पहले टर्म में। उसके बाद आपको फिर आपको 1932 में शुरू होता है और 1934 तक जो होती है यह आपको दूसरे टर्म में जो होती है वो आपको चलती है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुई थी? तो क्या कहेंगे 1930 में। कब तक चलती है? तो क्या कहोगे 1931 तक। यह आपको पहले टर्म में। और सेकंड टर्म की बात करेंगे तो 1932 से 1934, ठीक है ना। और यह डांडी मार्च से क्या होता है कि आपको शुरू होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि डांडी मार्च कब शुरू हुई थी? तो यह आपको 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और आपको 6 अप्रैल, ठीक है ना, 1930 तक जो है वो आपको चली थी। यानी कि टोटल आपको 24 दिन जो होती है वो आपको डांडी मार्च जो होती है वो आपको चलती है, ठीक है ना। और यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या होती है कि आपको चलती है डांडी मार्च। यानी डांडी मार्च करने का मतलब क्या होगा कि आपको डांडी यात्रा, क्या है डांडी यात्रा, जो आपको गुजरात के आपको अहमदाबाद के निकट जो साबरमती आश्रम है वहां से शुरू होता है और गुजरात के जो डांडी गांव है वहां पे आपको यह यात्रा पहुंचती है। और गांधी जी जो होते हैं 6 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं कि आपको नमक कानून को मतलब कि तोड़कर, यानी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। और दांडी यात्रा के दौरान एक चीज याद रखिएगा कि आपको यानी कि 385 किलोमीटर की जो दूरी होती है तय की जाती है, यानी कि लगभग आपको 241 मील, क्या है 241 मील। तो देखिए कभी कभी दूरी के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए फिर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए तो स्वदेशी आंदोलन कब चला था, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन तो ऐसे समय समय पर चलता रहा, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद भी क्या हुआ था कि आपको स्वदेशी आंदोलन जो है वो आपको शुरू हुआ था। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। देखिए यहाँ से जो कुछ भी बताया जा रहा है आप उसे अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन कब तक चला था? 1920 से 1922 तक। और यह गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया क्या था कि आपको प्रथम जन आंदोलन था। क्या था? प्रथम जन आंदोलन था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था कौन था? तो क्या कहेंगे असहयोग आंदोलन। उसके बाद है आपको भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 तक जो था वो आपको चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो था गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी एक प्रमुख नारा देते हैं। वो नारा क्या रहता है जानते हैं कि आपको करो या मरो, यानी कि डू और डाई का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया जाता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो आप क्या कहोगे जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे जल्दी से क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है ना। और जहां दिक्कत होगी आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से आप लोग इसे देख लीजिए, जब तक थोड़ा सा हम जल ग्रहण कर लेते हैं। जहाँ दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है ना। पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सारे लोगों को अगर कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि डंडी किस राज्य में, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात है। देखिए डंडी जो है ना वो आपको गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है जानते हैं कि आपको सही है। क्या है? सही है। तो इसमें जितने भी राज्य दिए गए ना सबका कुछ ना कुछ विशेषता है। क्या है? विशेषता है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। देखिए सबको थोड़ा बहुत एनालिसिस कर देते हैं, आपके भूगोल में भी काम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या क्या कहेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है भारत में वो कौन है? तो क्या कहिएगा तो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का दिल जो है किसे कहा जाता है? तो आपको मध्य प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में एक चीज याद रखिएगा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य, ठीक है ना। यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का क्या है, जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत जो है रखने वाला राज्य जो है कौन है जानते हैं? वो आपको हिमाचल प्रदेश है। मतलब कि उसकी जो भी जनसंख्या है ना, ठीक है, जितनी जनसंख्या उसका जो अधिकांश आबादी है वो आपको गाँव में रहती है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको गुजरात है। देखिए गुजरात में आपको दांडी स्थित है। और एक चीज याद रखिएगा कि गुजरात को ना श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है। याद रखिएगा एनटीपीसी 2016 का यह पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए तो श्वेत रेगिस्तान का मतलब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए तो गुजरात में क्या होता है
कि नमक का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, याद रखिएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है आपको श्वेत रेगिस्तान। और यह भारत का क्या है जानते हैं कि आपको सबसे पश्चिमी राज्य क्या है, सबसे पश्चिमी राज्य है। तो साथियों इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो आपको कौन है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह आपको गुजरात है। कौन है, गुजरात है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे। तो वही करें आप प्रश्न आपका कि दांडी किस राज्य में स्थित है, तो क्या कहेंगे, ये जो दांडी है ना, ये आपको गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, ठीक है ना। कभी कभी आपसे चंपारण पूछ दिया जाएगा, तो याद रखिएगा कि चंपारण जो है ना वो आपको बिहार में है। कहाँ है, चंपारण जो है वो आपको बिहार में। देखिए और आपके एग्जाम में ये प्रश्न सब जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं, क्या है, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा कि दांडी किस राज्य में है, तो क्या कहिएगा जानते हैं कि वो आपको गुजरात में है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर नहीं आती है समझ में तो आप लोग कमेंट करके बताओगे ताकि आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान कर सके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो है प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। देखिए बारदोली, डांडी, वर्धा, चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको चंपारण हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आएगी कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो देखिए तो यहाँ पर आपको तीन कठिया व्यवस्था लागू थी। क्या थी, तीन कठिया व्यवस्था लागू थी। तो इसी तीन कठिया व्यवस्था को क्या है, व्यवस्था को समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा जो होता है चंपारण सत्याग्रह जो होता है वो आपको चलाया जाता है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता कौन दिए थे, तो देखिए तो वो आपको चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का क्या किए थे कि आपको न्योता दिए थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर आपको बारदोली सत्याग्रह, तो देखिए बारदोली सत्याग्रह होती है 1928 में। दांडी यात्रा जो कि आपको 1930 में होती है, ठीक है ना। और वर्धा में गांधी जी के द्वारा एक आपको आश्रम क्या किया जाता है कि स्थापित किया जाता है। उस आश्रम का नाम होता है सेवाग्राम आश्रम। क्या होता है, सेवाग्राम आश्रम। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए सेवाग्राम आश्रम जो है कब स्थापित होता है, तो क्या कहिएगा 1936 में। और कहाँ स्थापित होता है जानते हैं, तो आपको वर्धा में होता है। कहाँ होता है, वर्धा में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो वही प्रश्न आपका कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको सही है। तो गांधी जी के द्वारा प्रारंभ में कई सारे आंदोलन चलाए गए थे, जैसे आपको चंपारण सत्याग्रह जो कि आपको 1900 कितना में जानते हैं 17 में। इसके अलावा आपको अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, इसे भी याद रखिएगा। कौन सा आंदोलन, आपको अहमदाबाद, क्या कहेंगे, अहमदाबाद, ठीक है ना, श्रमिक, क्या कहेंगे, श्रमिक आंदोलन। तो देखिए तो ये जो अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन है ये आपको कब हुआ था जानते हैं, तो ये आपको 1900 कितना में जानते हैं, तो आपको 18 में हुआ था। कितना में हुआ था, 1918 में। उसके बाद जो है आपको खेरा किसान आंदोलन, क्या है, खेरा किसान आंदोलन। तो देखिए तो ये जो खेरा किसान आंदोलन है यह कब चला था, तो क्या कहेंगे जानते हैं 1918 में। क्या है, 1918 में। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा सहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, ये सब भी चर्चा किए थे, ठीक है ना। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपको 1930 से 31 और दूसरे टर्म में 32 से फिर क्या हुआ था कि आपको 34 के बीच में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपको 1942 से 1944 के बीच में चला था। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, मेरे हिसाब से ये 46 नंबर प्रश्न है। आप अपने क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरू किए थे कहाँ किए थे, तो आपको चंपारण में, ठीक है ना। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आते हैं, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को। क्या है, 15 को। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब होते हैं, 1893 में। तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या जानते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो क्या कहिएगा 1893 में। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को क्या होता है जानते हैं कि भारत में जो होता है प्रवासी भारतीय दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताओगे, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न रहते हो क्या कह रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। देखिए भैया ने जस्ट इस प्रश्न के बारे में बताए थे। तो देखिए तो 1942 में जो आपको हुआ था वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। खिलाफत आंदोलन जो कि आपको 1919-20 में जो है वो आपको हुआ था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था जानते हैं, तो आपको अली बंधु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, अली बंधु के नेतृत्व में। तो एक भाई का नाम जो था मोहम्मद अली और एक भाई का नाम था शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने ही खिलाफत आंदोलन का क्या किए थे,
नेतृत्व किए थे। हालांकि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो आपको गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। इन चीजों को याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि अभी बताया है 1930 में शुरू हुआ था, 1931 तक पहले टर्म में चलती है। उसके बाद 1932 से 1934 तक दूसरे टर्म में जो होती है वो आपको चलती है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में क्या होता है, शुरू होता है और 1922 तक चलता है। तो यहाँ से प्रश्न करा है कि आपको 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो साथियों 1942 में जो आंदोलन होता है ना वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन। तो यानी कि 47 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये सभी आंदोलन जो देख रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको गांधी जी की क्या है कि आपको अहम भूमिका है। क्या है? अहम भूमिका है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताओगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सुनिए, पहला है कि रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए 1913, 1915, 1911, 1900 आपको 14। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन को सुधार लीजिए, ठीक है ना। 1900, ठीक है ना, 19 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 1919। तो देखिए, तो ये जो रॉलेट एक्ट है, ठीक है ना, यह हालांकि ब्रिटिश संसद में 1918 में ही क्या होता है कि आपको पारित होता है। लेकिन जब यह मार्च 1919 में जब भारत आता है तब इसका नाम दिया जाता है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1919 में। और ये जो रॉलेट एक्ट है, ठीक है ना, इस रॉलेट एक्ट को काला कानून, क्या है? काला कानून जो कहा था, कौन कहा था जानते हैं? तो आपको महात्मा गांधी। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या जानते हैं कि रॉलेट एक्ट को काला कानून जो कहते हैं, कौन कहते हैं जानते हैं? तो आपको महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहते हैं जानते हैं? क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर ही क्या हो सकता था कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो जब किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था तो वो व्यक्ति जो है नहीं अपने बचाव में कोई वकील रख सकता था, नहीं वो कहीं पर अपील कर सकता था, नहीं उसकी कोई दलीलें सुनी जा सकती थी। इसीलिए उसको बिना अपील, बिना दलील और बिना अपील का कानून जो है वो आपको कहा गया है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं रॉलेट एक्ट, यह आपको किसकी अध्यक्षता में बना था? तो याद रखिएगा सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट। क्या है? रॉलेट की अध्यक्षता में जो है आपको क्या हुआ था जानते हैं कि रॉलेट एक्ट जो था वो आपको बना था। इसीलिए इसका नाम पड़ा था आपको रॉलेट एक्ट। और वैसे अगर समिति का नाम पूछा जाएगा तो वह था आपको सेडिसन समिति। क्या था? सेडिसन समिति, ठीक है ना। तो सेडिसन समिति के सिफारिश के आधार पर यह कानून जो था वो आपको बना था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो सेडिसन समिति है, ठीक है ना, इसी समिति के अनुशंसा पर कौन सा एक्ट बना था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट के जो बना था तो उस समय इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और यह कानून भारत कब आता है? तो 1919 में आता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है 1913। क्या है? 1913। तो देखिए 1913 में साथियों गदर पार्टी की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहिएगा? 1913 में। 1915 में आपको हिंदू महासभा, क्या कहेंगे? हिंदू महासभा का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि हिंदू महासभा का गठन कब होता है, तो क्या कहेंगे? 1915 में। और 1914 में जो होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं कि आपको प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? प्रथम विश्व युद्ध की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो क्या कहोगे? आपको 1914 में, ठीक है ना। 1919 में क्या हुआ था? तो आपका रॉलेट एक्ट जो होता है वो आपको भारत आता है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 48 नंबर प्रश्न है ना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आती है वीडियो को आप क्या करेंगे कि बाद में आप पॉज करके उसे क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपको कब हुआ था, ठीक है ना। 1913, 1915, 1919, 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। लेकिन डेट के साथ पूछेगा तो याद रखिएगा 13 अप्रैल। क्या है? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होती है वो आपको होती है। कहाँ होती है? तो याद रखिएगा पंजाब के अमृतसर में। कहाँ होती है? पंजाब के अमृतसर में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड
जो है वो आपको कब हुई थी, तो क्या कहेंगे 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुई थी, तो क्या कहेंगे जानते हैं, पंजाब के अमृतसर में। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको देख लेना है। तो फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जलियांवाला जो बाग है इसकी घटना जो घटी थी किस दिन घटी थी, तो आपको बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या कि आपको हजारों लोग इससे मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे, लेकिन सरकारी आंकड़े के अनुसार बताया जाता है कि इसमें मात्र आपको 379 लोग जो थे वो आपको मारे गए थे। तो कहेंगे यह सर कौन सा सरकारी डाटा है, तो देखिए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया था कि आपको हंटर कमीशन, क्या है हंटर कमीशन का क्या किया था कि आपको गठन किया था। तो इस हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोग जो है वो क्या है जानते हैं कि आपको मारे गए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बना था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको हंटर आयोग बना था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बात को और भी जान लेते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको हंटर आयोग है इसमें कितने सदस्य थे, तो देखिए इसमें टोटल 8 सदस्य थे, क्या थे 8 सदस्य, जिसमें से आपको 5 जो थे वो आपको अंग्रेज थे, क्या थे अंग्रेज थे, और 3 जो थे वो क्या थे जानते हैं, तो आपको भारतीय थे, क्या थे भारतीय थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो आपको मतलब कि क्या कहते हैं उसको कि आपको यानी कि 8 सदस्य थे, जिसमें से आपको 5 अंग्रेज थे और 3 जो थे वो आपको भारतीय थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो 49 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1905, ऑप्शन बी कह रहा है 1906, 1911, 1914। तो देखिए तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है ना वो आपको 1905 में क्या होता है, 1905 में लॉर्ड कर्जन जो होता है वो आपको बंगाल विभाजन की क्या करती है कि आपको घोषणा करती है, क्या करती है घोषणा करती है, ठीक है ना, यानी लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। और बंगाल विभाजन को जो रद्द किया जाता है साथियों वो आपको कब जानते हैं, 1911 में। और इस समय जो वायसराय होते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कौन होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कौन होते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद देखिए और भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसको आपको याद रखना है। जैसे 1906 में, तो 1906 में क्या हुआ था जानते हैं, तो आपको मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, किसका गठन हुआ था, मुस्लिम लीग का क्या कहेंगे जानते हैं गठन। तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था जानते हैं, 1906 में। उसके बाद है आपको 1914, तो 1914 में क्या हुआ था जानते हैं, तो आपको प्रथम विश्व युद्ध की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है, क्या होती है प्रथम विश्व युद्ध की क्या कहेंगे जानते हैं शुरुआत। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, तो क्या कहेंगे जानते हैं 1914 में। और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। उस समय वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है, 1906 में। और यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 1905 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही है। तो साथियों आज हम मात्र 10 क्वेश्चन का ही एनालिसिस किए, जानते हैं किस लिए, क्योंकि अभी जो है आपको बिजली की जो आपूर्ति है वो काफी बाधित है, इस वजह से काफी समस्याएं होती है, इसलिए कंटिन्यू जो वीडियो नहीं आ पाती है। लेकिन कल से हम प्रयास करेंगे कि इन सारी समस्याओं को हम जल्दी से समाधान कर ले, ठीक है ना। फिर हम आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।